क्या आपने पहले कभी किसी समुद्र को नजदीक से देखा है? वेल, हमारे पृथ्वी का टोटल सरफेस का 71% भाग इन्हीं समुद्रों के नीचे दबा हुआ है, जिनमें टोटल वाटर का 97% भाग समाया हुआ है। अब एक हैरान करने वाली बात सुनिए, आज भी दुनिया के 80% से ज्यादा समुद्र अनमैप्ड और अनएक्सप्लोर हैं, यानी 80% समुद्र के बारे में हम आज भी कुछ नहीं जानते। यही रीजन होता है कि बड़े बड़े जहाजों और एरोप्लेन के क्रैश होने के कई साल बाद तक हम उनका मलबा तलाश नहीं कर पाते। ऐसे में गलती से भी कोई इंसान समुद्र के नीचे स्टक हो जाए तो सोचिए उसके साथ क्या होगा। टाइटैनिक तो आपको याद ही होगा, न जाने कितने मुसाफिर उस जहाज के साथ समुद्र तल में जिंदा दफन हो गए थे। आज भी 1100 से ज्यादा लोगों के अवशेष उसी जहाज के साथ समुद्र के सीने में दफन है। लेकिन कुछ लोग इतने साहसी होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ते। ऐसी ही एक कहानी है नाइजीरियन हैरिसन ओकेन की, जिनके हौसलों के आगे समुद्र का घमंड भी चकनाचूर हो गया। दरअसल हैरिसन पैसे से कुक था जो जेस्कोन नाम की एक ट्रक बोट पर काम करता था। बेसिकली ट्रक बोट्स ऐसी पावरफुल बोट्स होती हैं जिनका उपयोग बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाजों को खींचने और स्टेबलाइज्ड करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसके अलावा इनका उपयोग समुद्रों से तेल के दोहन के दौरान भी किया जाता है। दरअसल अटलांटिक ओशियन की गुल्फ ऑफ गिनी में पेट्रोलियम और अन्य खनिज पदार्थों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ तेल को निकालने का कार्य बड़े जहाजों के द्वारा किया जाता है, जिन्हें स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ट्रक बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 26 मई 2013 को एक ऐसी प्रक्रिया के दौरान नाइजीरियन कोस्ट से 32 किलोमीटर दूर शेवरॉन कंपनी का ऑयल टैंक अनस्टेबलाइज्ड हो गया था, इसलिए इसे स्टेबलाइज्ड करने के लिए जेस्कोन बोट के साथ 2 और बोटों को भेजा गया। लेकिन जब ये नाव उस बोट को बांधकर स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रही थी, तभी अचानक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिसके कारण ट्रक बोट के नाविकों ने अपनी फुल पावर का यूज कर ऑयल टैंकर को सीधा करना चाहा। लेकिन उनकी इस खींचातान के कारण जेस्कोन बोट के साथ बंधी रस्सी अचानक एक झटके के साथ टूट गई, जिसके कारण जेस्कोन बोट उलट गई और तेजी से समुद्र में डूबने लगी। इस टाइम उस बोट में 12 लोग सवार थे, जिसमें से अधिकतर ने अपने आप को केबिन के अंदर लॉक कर रखा था, क्योंकि उस इलाके में समुद्री लुटेरों के दबदबे के चलते उन्हें आगे से स्पष्ट आदेश प्राप्त था कि इस इलाके में सुरक्षा की दृष्टि से वे अपने आप को केबिन के अंदर लॉक करके रखेंगे। लेकिन ये प्रोटोकॉल उनके लिए जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि अचानक बोट के पलटने के कारण उन्हें दरवाजा खोलकर बाहर निकलने का टाइम नहीं मिला और वो वहीं केबिन के पानी के बढ़ते लेवल के साथ अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करते रह गए। और वहीं दूसरी तरफ जब बोट पानी में डूब रही थी, तब लकीली हैरिसन ओकेन अपने केबिन को छोड़कर बाथरूम में आ गए थे। इसलिए जैसे ही रस्सी टूटने की वजह से नाव पलटी तो हैरिसन ओकेन भी उसके साथ पलटकर बाथरूम की छत से टकरा गए। यहाँ हैरिसन ओकेन कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरे बाथरूम में पानी भर चुका था। हैरिसन अपने आप को किसी तरह संभालकर दरवाजे तक पहुंचे और अपनी पूरी ताकत से बाथरूम के दरवाजे को खोलने का प्रयास करने लगे, जो अब पानी की वजह से पूरी तरीके से लॉक हो चुका था। सौभाग्यवश हैरिसन इस दरवाजे को खोलकर दूसरे दरवाजे तक जाने में सफल रहे, जहां अभी भी सांस लेने के लिए कुछ जगह खाली बची हुई थी। लेकिन तभी उनकी नाव 100 फीट की गहराई में जाकर समुद्र तल से टकरा गई, जिसके कारण इस बाथरूम में भी पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसलिए हैरिसन ने यहाँ से निकलने का फैसला लिया। सौभाग्यवश उनके बाथरूम से इंजीनियर ऑफिस का रास्ता अब भी खुला हुआ था, जहाँ 4 फीट का एक एयर पॉकेट उपलब्ध था, यानी इस रूम में अब भी 6 फीट क्यूब जितने आयतन में हवा मौजूद थी, जिसमें किसी एक इंसान के लिए 60 घंटों तक की ऑक्सीजन उपलब्ध थी। अब हैरिसन के पास अपनी जिंदगी बचाने के लिए केवल 60 घंटे थे, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर सकते थे, क्योंकि उनकी बोट समुद्र तल में सिर के बल गिरने की वजह से पूरी तरह लॉक हो चुकी थी। ऐसे में वो चाहकर भी बोट से बाहर नहीं निकल सकते थे, और अगर गलती से बोट के बाहर निकल भी जाते तो उनके नाव के आसपास मंडर रही शार्क उन्हें अपना शिकार बना लेती। अब हैरिसन को किसी तरह खुद को रेस्क्यू के आने तक जिंदा रखना था। लेकिन अब यहाँ समस्या ये थी कि हैरिसन की ब्रीथिंग की वजह से काफी मात्रा में CO2 रिलीज हो रही थी, जो उसी एयर पॉकेट में स्टोर हुई थी। ऐसे में यदि CO2 की बढ़ती मात्रा ब्रीथिंग के जरिए वापस हैरिसन के शरीर में जाती तो यह जहर का काम करती, जिसके कारण 1 से 2 घंटों के अंदर ही हैरिसन की मौत हो जाती। लेकिन हैरिसन ने इसका भी एक उपाय निकाला। हैरिसन ये जानता था कि CO2 पानी के द्वारा आसानी से ऑब्जर्व कर ली जाती है,
इसलिए हैरिसन कुछ मिनटों के अंतराल के बाद अपने आसपास के पानी को हिलाते रहता। ऐसे करने से उसके आसपास के पानी का सरफेस एरिया भी बढ़ जाता, जिसके कारण CO2 की ऑब्जर्व करने की मात्रा बढ़ जाती। लेकिन ऑक्सीजन के सहारे ही हैरिसन जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि बिना पानी के डिहाइड्रेशन की वजह से भी उसकी मौत हो सकती थी। सौभाग्यवश उसी रूम में कोक के कुछ कैन मिल गए, जिन्हें पीकर उसने अपनी प्यास को शांत किया। इसी तरह उसके अपनी आसपास की चीजों को जोड़कर फ्लोटिंग सरफेस का निर्माण किया, जिसके ऊपर बैठकर उसने बाकी के 60 घंटे गुजारे। इस टाइम पर हैरिसन ने इन्हें कपड़ों के नाम पर केवल अंडरवेयर पहन रखी थी और समुद्र के 100 फीट नीचे पानी का टेम्परेचर इतना कम था कि वो ये जुगाड़ करके खुद को पानी के ऊपर नहीं रखता तो बॉडी की इंटरनल हीट लूज होने के कारण 1 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो जाती। सौभाग्यवश वो खुद को इन मुसीबतों से बचाने में कामयाब रहा, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या पैदा हो गई। उसकी एयर पॉकेट की ऑक्सीजन अब खत्म होने की कगार पर थी। इस टाइम उसे सांस लेने में भी काफी कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई दी। ये वाटर डाइवर्स थे, जिन्हें शेवरॉन कंपनी ने जहाज के मलबे को तलाशने और उसमें उपलब्ध मरे हुए लोगों की बॉडी को रिकवर करने के लिए घटना के कुछ टाइम बाद ही भेज दिया था। लेकिन बोट के मलबे को ढूंढते ढूंढते उन्हें 60 घंटों से ज्यादा बीत चुके थे। फाइनली उन्हें बोट का मलबा मिल चुका था, लेकिन ये अब इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि ऐसी हालत में भी अंदर कोई इंसान जीवित हो सकता है। उधर हैरिसन बोट को अंदर से खटखटाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ देर बाद बाहर से भी आवाज आना बंद हो गई। हैरिसन को लगा कि शायद रेस्क्यू टीम वापस चली गई है और संभवतः ये उसकी लाइफ का अंतिम पड़ाव है। चारों तरफ अंधेरा और पानी से भरी बोट में हैरिसन ये सोचकर रो ही रहा था कि तभी अचानक पानी के अंदर से उसके चेहरे पर एक तेज प्रकाश आता है, जो एक वाटर डाइवर्स की टॉर्च का था, जो मृतकों को तलाशते हुए बोट के अंदर आ गया था। और अभी भी वो डाइवर्स हैरिसन को नहीं देख पाया और इसलिए वो डाइवर लौटकर वापस जाने लगा। उधर हैरिसन किसी भी कीमत पर जीने का ये आखिरी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाने के बावजूद भी हैरिसन को पता था कि उसके पास ये आखिरी मौका है खुद को बचाने का। इसलिए उसने अपनी बची हुई पूरी एनर्जी से खुद को तैयार किया और पानी को चीरते हुए ड्राइवर के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया। हालांकि ये सिचुएशन ड्राइवर्स के लिए काफी डराने वाली थी, क्योंकि वो इस बोर्ड में केवल डेड बॉडी मिलने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में कोई अगर अचानक पीछे से हाथ आकर पकड़ता है तो खैर कुछ समय के बाद उस ड्राइवर्स को ये फील हुआ कि एक जिंदा इंसान है, तो उन्होंने उसके लिए ड्राइविंग हेलमेट को उपलब्ध कराया और उसके बाद उसे एक ड्राइविंग वेल में बैठाकर ऊपर सतह पे लाया गया, जहां अगले 2 दिन तक उसे मेडिकल टीम की निगरानी में समुद्री जैसी आर्टिफिशियल वातावरण में रखा गया, क्योंकि इतने लंबे समय तक पानी के नीचे हाई प्रेशर में रहने के बाद यदि उसे सीधी ही नॉर्मल वातावरण में लाया जाता तो संभवतः हृदय गति रुकने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। फाइनली रेस्क्यू टीम के 2 दिन बाद हैरिसन को अपने घर भेज दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद हैरिसन को इतना डर लगने लगा कि वो समुद्र के नाम से भी डरने लगा। अनजाने में ही हैरिसन ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे शायद कोई भी तोड़ना नहीं चाहेगा। आज भी हैरिसन के नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो